ओके। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीत सर EHL वर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा हाई स्कूल का ये दूसरा वीडियो है। साइंस हाई स्कूल का रसायन विज्ञान इकाई 1 का एक टॉपिक मैंने कल पढ़ाया था, आज ये पार्ट 2 है। तो इसमें हम रासायनिक अपक्रिया के बारे में बताएंगे। और इसको बताने से पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट है कि स्टे होम एंड कीप लर्निंग। आप लोग घर पर रहें और सुरक्षित पढ़ें। तो रासायनिक अपक्रिया की बात करते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया होती क्या है? हमने कल अपक्रिया को परिवर्तन बताया था। तो परिवर्तन दो प्रकार का हमने बताया था, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो जब परिवर्तन हुआ तो कोई ना कोई उसमें अपक्रिया हुई, और अपक्रिया होने के लिए पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो हमने बताया कि पदार्थ कभी कभी एक पदार्थ जो होते हैं आपस में विघटित हो जाते हैं, क्योंकि अपक्रिया कई प्रकार की होती है। तो आपस में विघटित होंगे तो उनकी भी अवस्था में, उनके गुण में, उनके ताप में, उनके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। तो हम समझ लेते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ अपक्रिया हुई है। ऐसा नहीं कि पदार्थ दो ही हो, एक भी पदार्थ होगा तब भी वो विघटित हो जाता है, वियोजन उसका हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, तब भी वहां पर रासायनिक अपक्रिया होगी। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थों का निर्माण होता है। जब नए पदार्थों का निर्माण हुआ तो कोई ना कोई उसमें अपक्रिया हुई, और अपक्रिया हुई तो वही अपक्रिया जो कहलाएगी रासायनिक अपक्रिया कहलाएगी। सिंपल सा तरीका है इसका कि एक या एक से अधिक पदार्थों के मिलने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। चलते हैं इसमें लिखते हैं एक बार हम कि एक या एक से अधिक पदार्थों के मिलने से नए पदार्थों का निर्माण जिस अपक्रिया में होता है, उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल सा इसकी डिफिनेशन है कि हमने बताया पदार्थ चाहे एक हो चाहे अनेक हो, अगर उसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो गया, उसके रंग में परिवर्तन हो गया और उसके अवस्था में परिवर्तन हो गई तो हम समझ जाते हैं कि उसमें कोई ना कोई अपक्रिया हुई है। तो ऐसा नहीं कि बस दो ही पदार्थ मिले तभी अपक्रिया हो, एक भी पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन हुआ तो किसी ना किसी अपक्रिया के फलस्वरूप हुआ है, और वह अपक्रिया जो कहलाएगी रासायनिक अपक्रिया कहलाएगी। इसलिए एक या एक से अधिक पदार्थों के मिलने से नए पदार्थों का निर्माण होगा, चाहे वह एसोसिएशन से हो, संगुणन से, मिलने से हो, चाहे वह वियोजन से हो, लेकिन नए पदार्थ का निर्माण होना चाहिए। निर्माण होता है तो जिस अपक्रिया में यह निर्माण होगा उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थों के मिलने से नए पदार्थों का निर्माण जिस अपक्रिया में होता है उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आया समझ में? तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे अमोनियम क्लोराइड, नौफादर जिसे कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है, नौफादर भी से कहते हैं, रासायनिक नाम जो इसका है अमोनियम क्लोराइड। नौसादर को यदि हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसे बिना बुझा हुआ चूने, बुझा हुआ चूना जो होता है दुधिया चूना, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। दुधिया चूना जो होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम बुझा चूना कहते हैं, और ये बिना बुझा हुआ चूना है।
जब नौफादर या अमोनियम क्लोराइड को हम CaO बिना बुझा हुए चूने से अपक्रिया करवाते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये बताइए यहाँ पर नौसादर और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जब दोनों आपस में मिल गए, एक पदार्थ तो ये हो गया और एक पदार्थ ये हो गया, दोनों आपस में मिलने के बाद आपस में अवक्रिया किए, अवक्रिया करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बना दिए, एक नया पदार्थ बना दिए, उस पदार्थ का नाम है अमोनिया। और इसके साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में सह उत्पाद जिसे कहते हैं, सह उत्पाद के रूप में कैल्शियम क्लोराइड और जल भी निकलता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है। अब ये जो रासायनिक अवक्रिया है ये संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है। इसमें देखते हैं नाइट्रोजन की मात्रा 1 है, कंप्लीट है, लेकिन हाइड्रोजन की मात्रा इनकम्प्लीट है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 3 और 2 5 हो गया, यहाँ पर 4 और यहाँ पर तो दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, संतुलित करने के यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब देखा जाए तो 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन यहाँ भी हो गया। और हाइड्रोजन देखा जाए 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हो गए, 6 2 8 हो गया। ऑक्सीजन देखा जाए 1 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया रासायनिक अवक्रिया। ठीक, ये एग्जाम्पल है इसका, सिंपल सा। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हमने बताया कि नौफादर हो गया है, नौसादर, और इसका रासायनिक नाम हमने बताया था अमोनियम क्लोराइड को जब हमने बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना से अवक्रिया करवाए तो अमोनिया का निर्माण हुआ। ठीक, ये एग्जाम्पल रहा। तो ये एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अवक्रिया है। अब इसमें एक टॉपिक और आता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अवक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण भी कहलाता है। इसको नेक्स्ट टॉपिक में चल रहे बताने भी। चलो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तो बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए। इरेज कर रहे हैं इसको। चलो दूसरा टॉपिक जो बनता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण बनाने से पहले थोड़ा सा इसी रासायनिक अवक्रिया में कुछ टॉपिक है कि कैसे हम जानते हैं कि रासायनिक अवक्रियाओं की पहचान कैसे करते हैं। रासायनिक अवक्रिया की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक अवक्रियाओं की पहचान। रासायनिक अवक्रियाओं की पहचान कैसे करते हैं। रासायनिक अवक्रियाओं की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अवक्रियाओं की पहचान कैसे करते हैं, तो पहचान करने के इसमें कई तरीके दिए गए हैं। पहचान करने के अवस्था में परिवर्तन, पहला अवस्था में परिवर्तन, और दूसरा टॉपिक आता है इसका ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। तीसरा टॉपिक रंग में परिवर्तन, कलर, रंग में परिवर्तन। चौथा टॉपिक जो आता है इसका गैस का निकलना, गैस का निकलना। तो ये 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक से हम पता करते हैं कि रासायनिक अवक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही। नहीं तो हम कैसे जानते हैं कि अवक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, कोई नया प्रोडक्ट है कि वही पुराना प्रोडक्ट है। तो इसमें हम देखते हैं कि अवस्था में परिवर्तन है ना, फेज में इसकी चेंजिंग हुआ है। तो अवस्था की बात हमने बताया था कि जैसे हम मोमबत्ती को जला दें तो जलाने के बाद मोमबत्ती से क्या होता है, जल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो आप देखते हैं
कि मोमबत्ती जो है, मोम जो है वो ठोस होती है। मोम जो है ठोस है, और जब मोमबत्ती को हम जला देते हैं तो यहाँ से जल निकल जाता है और गैस भी निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ से हम देखते हैं जल जो है एक प्रकार का द्रव है, और गैस तो गैस ही है, देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है। तो देखो यहाँ पर ठोस था, जब अपक्रिया नहीं हुई थी तो मोमबत्ती की मोम जो थी ठोस अवस्था में थी, ठोस से द्रव में चेंज हो गया और गैस भी निकल रही है। तो कहने का मतलब ठोस से द्रव में, द्रव से गैस भी। तो कहने का मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। भाई अवस्था उसकी ठोस थी, है ना, ठोस से अपनी अवस्था चेंज के लिए द्रव भी निकल रहा है, उसमें गैस भी निकल रही है। तो ये हो गया, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाए, गैस में बदल जाए, तो हम पहचान जाते हैं कि क्या हुआ है, कोई ना कोई रासायनिक प्रक्रिया उसमें हुई है। ये जानने का पहला तरीका था। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं, ताप में परिवर्तन। अब ताप में परिवर्तन की बात करते हैं कि जब हम बुझे हुए चूने को जल से अपक्रिया करवाते हैं तो अत्यधिक मात्रा में, जैसे आप जानते हैं कि जब घरों में आप पुताई करते हैं, जो चूने को लाते हैं मार्केट से, उसको आप पहले एक जल में उसको घोलते हैं तो उसमें से देखिए एक प्रकार का धुएं के टाइप निकलता है, धुआं निकलता है, हमको लगता है ऐसे धुआं निकल रहा है। तो उससे हम पता चल जाता है हमें कि जल जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कर रहा है। तो पता चल जाता है कि दोनों में आपस में रिएक्शन हो रहा है। तो ये इससे पता चल जाता है कि ताप में भी परिवर्तन की वजह से हो रहा है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे ही हम लोग घरों की पुताई करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम जल को मिला देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में मिला देते हैं तो एक प्रकार का धूम निकलता है, धुआं निकलता है। तो निकलने का मतलब उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर की वजह से अपक्रिया हो जाती है और दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो पता चल जाता है कि उसमें कोई ना कोई रासायनिक अपक्रिया हुई है। नेक्स्ट टॉपिक, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन की बात करते हैं। जैसे हमने बताया था कुछ टॉपिक, जैसे कॉपर सल्फेट का एक विलयन लेते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि हम आयरन की कोई छड़ डाल दें, आयरन मीन्स लोहे की कोई छड़ डाल देते हैं, अगर इसका विलयन नीला है तो ये शायद बैंगनी कलर का हो जाता है। विलयन जो इसका चेंज हो जाता है, कलर अगर नीला है तो नीले से बैंगनी कलर का हो जाता है। तो हमें पता हो जाता है कि इसका कलर परिवर्तन हो गया है। तब हम कलर के परिवर्तन की वजह से पहचान पाते हैं कि उसमें कोई ना कोई रासायनिक प्रक्रिया हुई है। चौथा जो होता है गैस का निकलना। गैस के निकलने की बात करें तो अवस्था के परिवर्तन में भी ठोस से गैस निकली थी, लेकिन यहाँ पर गैस के निकलने की बात करते हैं। जैसे हम अपक्रिया करवाते हैं, जब एल्कोहल बनाते हैं, एल्कोहल जब बनाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, सुक्रोज जैसे चीनी होता है, चीनी की जब अपक्रिया हम जल से करवाते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है, जैसे चीनी C12H22O11 होता है। इसको हम जल से अपक्रिया करवाते हैं चीनी की, तो यहाँ पर ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रक्टोज C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है क्योंकि फार्मूला दोनों का सेम है। इसमें फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफरेंस होता है। ग्लूकोज में जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोज ग्रुप होता है। इसकी संरचना से पता चलता है इसमें कौन सा ग्रुप है, और वैसे पता नहीं चलता ग्लूकोज क्या है फ्रक्टोज क्या है। बस हाँ इतना जानते हैं, ग्लूकोज को हम इच्छु शर्करा कहते हैं, ईंखों में पाया जाता है। दाच्य शर्करा कहते हैं, अंगूर में पाया जाता है। और फ्रक्टोज जो होता है फलों की शर्करा होती है, फलों में पाया जाता है। सबसे मीठी शर्करा होती है, शर्करा चीनी जिसे कहते हैं। तो ये होता है। अब यहाँ से हमें ग्लूकोज या फ्रक्टोज कोई भी ले ले, यहाँ पर दिख रहा है ग्लूकोज को अगर हम ले लेते हैं C6H12O6, तब हम इसे अगर हीट करते हैं या तो यहाँ पर होता क्या है कि जब C2H5OH बनता है, एथिल अल्कोहल जिसे वाइन कहते हैं, है ना,
एथिल अल्कोहल जो शराब होती बनता है, और हम पहचानते कैसे हैं कि एथिल अल्कोहल बन गया है। एथिल अल्कोहल, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है तो हमें पता चल जाता है कि एथिल अल्कोहल का निर्माण हो गया है। अन्यथा पहचान नहीं पाते हैं कि एथिल अल्कोहल है कि यही जो अभिकारक में है ग्लूकोज या फ्रक्टोज, यही पदार्थ है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलना प्रारंभ हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि रासायनिक अवक्रिया के फलस्वरूप नया प्रोडक्ट बन गया है। तो ये रहा चारों विधियां पहचान, रासायनिक अवक्रिया के पहचान करने की विधि थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल वाली बटन को दबा दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। इसका नेक्स्ट टॉपिक अभी हमने बताया था कि रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक इसका है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो अभी हमने रासायनिक अवक्रिया पढ़ा। रासायनिक अवक्रिया, रासायनिक अवक्रिया से ही रासायनिक समीकरण बना। भाई रासायनिक अवक्रिया हमने करवाया, रासायनिक अवक्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। सिंपल सी डिफिनीशन है इसकी। रासायनिक अवक्रियाओं के, रासायनिक अवक्रियाओं के, रासायनिक अवक्रियाओं के फलस्वरूप, रासायनिक अवक्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाला समीकरण, बनने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। तो जैसे भी अभी हमने कोई भी अवक्रिया हो जाए, जैसे मान लीजिए अवक्रिया को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर M2 और यहाँ पर H2 कर दें हम 3H2, यहाँ पर निर्माण होता है 2NH3, अमोनिया का निर्माण होता है। ये रही अमोनिया, ठीक, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखा जाए कि दो पदार्थ मिले तो नया प्रोडक्ट बना, नया पदार्थ बना जिसे अमोनिया कहते हैं। तो अवक्रिया जो हो गई, रासायनिक अवक्रिया हुई। जैसे इसके पहले भी हमने एक लिखा था अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, एग्जाम्पल हो गया, ये भी पहला एग्जाम्पल। दूसरा तो हमने पहले वाले वीडियो लिखा था, इसके पहले वाले टॉपिक में NH4Cl प्लस CaO बना क्या था, CaCl2 प्लस NH3 2NH3 प्लस H2O, यही बना था ना। सब रिएक्शन है, कोई भी अवक्रिया हो, भाई अवक्रिया हुई, अवक्रिया के फलस्वरूप एक रिएक्शन प्राप्त होने बताया कि अमोनियम क्लोराइड CO से अवक्रिया किया था तो ये समीकरण प्राप्त हुआ था, नया प्रोडक्ट बना, फिर समीकरण बन गया, वही समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अवक्रिया किया, नया प्रोडक्ट बना, नया उत्पाद बन गया अमोनिया। तो इसके फलस्वरूप जो समीकरण प्राप्त हो गया वही रासायनिक समीकरण, यहाँ से यहाँ तक जो समीकरण बना वही रासायनिक समीकरण। और अवक्रिया जो हुई रासायनिक अवक्रिया है। ये दोनों एग्जाम्पल हैं अलग अलग। अवक्रिया के फलस्वरूप मीन्स जिस अवक्रिया में नया प्रोडक्ट बना, भाई ये तो अभिकारक हो गया, ध्यान देना यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद की बात होती है, इसे हम अभिकारक कहते हैं। बाएं साइड जो भी होता है, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर CaO, ये दो एग्जाम्पल अलग अलग है। पहला ये है, यहाँ पर जो हमने देख रहे हो ना, ये चिन्ह जो लगा हुआ है, इसमें एक लगा हुआ है, इसमें दो, ये उत्क्रमणीय अवक्रिया का होता है। उत्क्रमणीय क्या मतलब, अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अवक्रिया करके अमोनिया का निर्माण किया है तो अमोनिया पुनः विघटित होकर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में परिवर्तित हो सकती है। इससे इन दोनों से ये प्रोडक्ट बन सकता है और इससे ये पुनः अपनी अवस्था में वापस आ सकता है। ये उत्क्रमणीय में दोनों
दोनों ओर होने वाली अपक्रियाएं, दोनों तरफ होने वाली अपक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। और ये एक ही ओर प्रदर्शित करता है कि अगर ये दोनों आपस में मिल गए, ये बन गया, तो ये पुनः इस साइड अपक्रिया नहीं हो सकती। ये उत्क्रमणीय का है, अनुत्क्रमणीय रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होता है। इसे अभिकारक कहते हैं। इस साइड जो टॉपिक है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये अभिकारक होता है। बाएं साइड जो भी होता है, दिख रहा है यहाँ पर से, अभिकारक होता है। दाएं साइड जो भी प्राप्त होता है नया पदार्थ, उसे हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट उत्पाद कहते हैं, जिसे प्रोडक्ट इंग्लिश में कहते हैं। ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट, और ये जो हो गया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। अभिकारक और उत्पाद, चाहे एक हो, चाहे दो, चाहे तीन, चाहे जितना हो, सारे प्रोडक्ट कहलाएंगे अभिकारक। और ये साइड जो होगा उत्पाद होगा, चाहे एक हो चाहे दो। इसलिए देखिए हमने इसको बताया था, प्रोडक्ट आएंगे, इसे सा प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये टॉपिक था रासायनिक समीकरण। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको बढ़िया से लिख लीजिए। रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। सर आप तो कोई पिन डालने वाला था यहाँ पर, क्या हुआ? आज तो दुनिया बदलने वाली थी। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो हम यहां पर देखते हैं कि समीकरण लिखने की विधि क्या होती है। कुछ इसके टॉपिक हैं। टॉपिक ऐसा है